बड़ा पुलिस युवराज युवराज हाथ दर्द कर रहा होगा, नीचे कर लो। चलो ठीक है, करो शुरू। ये बना के बताओ सब लोग। क्यों? नहीं, ये तो मैं पैसेज करवा चुका हूँ ना, रुको। इधर आ जाओ। 6 नंबर और 7 नंबर पैसेज करो। मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे पढ़ने के लिए है यहाँ पे? ये इसमें नहीं है। कौन सा नंबर का है ये लो 6। हाँ तो मोबाइल लाई हो ना? लाई है बट मैं व्हाट्सएप वगैरह चलाती नहीं हूँ। लो। हाँ, वो गिरेगा मोबाइल समझ आ दे। रही। हो गया 6 और 7 दोनों हो गया। 6 कर लो, 6 साफ करके उठा रही। 7 अभी करो। और सब लोग मुझे मार्कशीट भेजोगे अपनी, कल तक तो आए जानी चाहिए। कल देखो अपन ऑफिस खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा। हो गया। और किस किस का हुआ? हो गए? आप तो पैसेज पढ़ के बनाती होगी। सर की क्लास में मिलेगी तुमको पैसेज को। और किस किस से हुआ? निखिल हुआ? कर रहा है सर। इतना टाइम लगाओगे? चलो बताओ किस किस से हुआ, आपसे बताइए। बता रोशनी। सोल हुआ? मेरे से तो नहीं हुआ सोल। सोल ही नहीं हुआ? हाँ। तो फिर आप एक इतने महीने से पैसेज पढ़ रही हो। चलो नूरी पैसे सोल्व कीजिए। बहुत दिनों बाद में दिखी हो तुम। हेलो सर। हाँ नूरी पैसे सोल्व कीजिए, 6 नंबर और 7 नंबर। और अभी बोलो पढ़ लो, 1 महीना बचा है एग्जाम का। और अब ओनली PYQ करो बस। और ज़्यादा अच्छा होगा कि एग्ज़ाम के टाइमिंग में करो, 2:30 से लेके 4:30 तक। आज हम ऑफिस से 3:30 बजे आके फिर 3:30 से 4:30 मैथ लगाए। हाँ मतलब उसी टाइमिंग में सॉल्व करने का प्रयास करो। सर बताइए सर। नूरी हुआ? नूरी लाइब्रेरी में होगी सर। अभी तो बोली थी वो। चलो बताइए किसका। छोटी तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? 6th का B है, 7th का C। 6 का B है,
और 7th का सी। ये कौन आया अब? अमित, श्वेता। चलो और बताइए, निखिल, नगीना, दोनों में सी। युवराज, तुम क्या बता रहे हो? दोनों में सी। दोनों में सी। अच्छा ठीक है। और सर मेरा भी 6 का सी और 7 का सी, दोनों में सी सर। अच्छा, नगीना, निखिल, कैसे करे सर सी है मेरा भी। ये होगा सर। और तरुण। सी आएगा आपका से। एक समाज जब विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं। सर एक का सी दूसरे का भी किया नहीं। क्यों नहीं किया बे? तुम कर क्या रही हो? लाइब्रेरी रोशनी, में आपके पहले क्या का आंसर किया आया? मेरा पहले का सी है। पहले का सी और दूसरे का? दूसरे का ना मेरा डी। डी। चारों। चलो नूरी तुमसे हुआ? नूरी कुछ मैसेज करके बता रही है क्या? कोई बताओ अगर वो मैसेज कर रही हो तो। 2011 का पेपर लेके आना चाहिए। हाँ, मुझे पेपर से वो समझ आता है, मुझे ऐसे ले आओ जाके 11, 12, 13 ले आओ। है मेरे पास, बट 11 का नहीं मिल रहा था मेरा। मैंने 12 से लेके ऐसे सर्जनशील समाज, देखो इधर ध्यान से समझना। पहली बात तो देखो, ऑप्शन से ट्रिक लगाओ। ऑप्शन में यहाँ पे एक ही बार है तो एक तो ऐसे आंसर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे चला गया। 4 जरूर आएगा, ठीक है। हाँ। अब ये पढ़ो, क्रिएटिव समाज कैसा होता है? जहाँ पे इनोवेशन होता है, ठीक है। सब ऐसी बात है, क्रिएटिव सोसाइटी रही जहाँ पे अच्छे अच्छे विचार रहते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक अगर आइडियाज़ अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अगर नई नई अच्छी चीज़ें प्रोग्रेसिव थॉट डेवलप हो रहा है, तो क्रिएटिव सोसाइटी होगी। अब अपन पढ़ेंगे भाई पहला स्टेटमेंट क्यों गलत होगा। एक समाज जहाँ विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। क्रिएटिव सोसाइटी में यहाँ रखना कि लोग जो है बढ़ावा देते हैं। जैसे अमेरिका में देखो, अमेरिका में स्टार्टअप क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि वहाँ का जो माइंड सेट ही है, इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है, आराम से इजीली वहाँ ग्रो हो जाता है। ये बोल रहा है कि कला रूप और साहित्य लेखन जो है प्रयत्न करते हैं, मतलब मुश्किलें हैं वहाँ पे, तो वो क्रिएटिव सोसाइटी कैसे हो जाएगी फिर? ठीक है, तो ये तो गया काम से अपना। अब देखो 4 की प्रोबेबिलिटी है, 4 बहुत 3 बार आ रहा है, तो 4 तो श्योर होगा, सही होगा। तो अपन 4 सही देखते हैं, वो क्यों सही है। अगर वो इसके एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो अपन इसके सराउंडिंग देखेंगे कि भाई कौन कौन से सही हो सकते हैं। एक समाज जहाँ शोषित और उत्पीड़ित समूह में अपने मानवाधिकारों उत्थान की चेतना विकसित होती है। ये बात तो अच्छी बात है। सृजनशील समाज का मतलब ही क्या है? अच्छी चीज़ें उभर के आना। तो बोल ही रहा है कि मानवाधिकारों उत्थान की चेतना विकसित होती है, डेवलप होती है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। अब अपन इसके सिमिलर देखेंगे, जहाँ पे ऐसी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ मतलब उत्थान की बात कर रहा हूँ, उस तरीके से बात कर रहा हूँ। अब ये देखो ध्यान समझना, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत है। मुझे बताइए, सामाजिक प्रथा है, जैसे मान लो सती प्रथा है। सती प्रथा अगर वहाँ पे बनी हुई है अभी भी, ठीक है, जातिगत असमानता बनी हुई है, तो फिर वो क्रिएटिव सोसाइटी कैसे हुआ? क्रिएटिव सोसाइटी उन चीज़ों को उन्मूलन करेगा ना। इसका मतलब दूसरा तो ऐसे गया काम से, ठीक है। एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं। कभी भी याद रखना कि क्रिएटिव सोसाइटी बनेगी। जैसे मान राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसका विरोध कर रहे थे। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन होगी तभी तो नए विचार बन के आएंगे ना। और कभी डेमोक्रेसी में नया थॉट कैसे आता है? जैसे मान लो संसद जो होती है वो क्या काम करती है? जो वहाँ डिबेट करती है तो अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती है। तो ये बात तो सही है। थर्ड और फोर्थ आंसर होगा इसका। अब ये देखो, लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियाँ कौन कौन सी है? सामाजिक आंदोलन जैसे राजा राममोहन राय ने किया, ठीक है, ईश्वर विद्याचंद्र सागर ने किया, ठीक है। ये बोला कि अभिव्यक्तियाँ कौन कौन सी है, मतलब वो कैसे सामने आते हैं। सामाजिक आंदोलन की बात कर रहा है। ये देखो, अब ये पढ़ो, आक्रामकता और दाहक होना, ये क्रांतिकारक आंदोलन होता है, ना कि सामाजिक आंदोलन। पहला काट दो, ठीक है। अब आगे पढ़ो। अब देखो यहाँ पे चौथा ऑटोमेटिक सही हो गया, ठीक है। समाज के अवमानित वर्गों का विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मान के चलो जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, उनको अधिकार नहीं मिले थे, भीमराव अम्बेडकर ने मान के उनके लिए आंदोलन किया, ठीक है। तो ये बात सही है ना, सामाजिक आंदोलन ही हुआ, ये बात तो सही है। अभी देखो, बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना, अरे ये तो युद्ध होगा उस तरीके। सामाजिक आंदोलन का मतलब ये समाज के अंदर से उत्थान होगा, वो ना कि बाहर के कारण नहीं होता। हो सामाजिक आंदोलन मतलब समाज के द्वारा, ठीक है। तो ये गलत। सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तलाश, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो अच्छी चीज़ है दोनों के दोनों। तो दूसरा आएगा ना, तो ये अपना आंसर बना।
तो आप ऐसे ही मार रहे हो ना। सीखना है ना। चलो ठीक है, अब रीजनिंग के क्वेश्चन करो, ये 9वां नंबर क्वेश्चन करो सब लोग फटाफट। और मैं पहले बता रहा हूँ, देखो रीजनिंग 2011 से लेके अपन 2024 तक करेंगे, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है, यही क्वेश्चन कर लो, फिर उधर 1993 से कर लोगे, उससे कल्याण हो जाएगा। 11 वाला नहीं है। कितने नंबर 9 है। चलो करो सब लोग फटाफट। ये पेन ये रब करने के लिए है क्या? मजा इसको चलाने ये आपने सॉल्व किया हुआ है ना? में नहीं, उतना नहीं किया वो। हाँ नहीं है ना सॉल्व? नहीं, वो कुछ टाइम में हाँ वही ना, अरे इधर देख लो। मुझे बिना देखे करना। देखो दो तो वापस। अरे सब लोग करो। रीजनिंग में एक चीज याद रखना, इसमें जीएस वाली ट्रिक लगती है और अच्छी खासी लगती है। हो गया सर। और किससे हुआ? सब लोग करो, रीजनिंग तो कर लो भाई, कल्याण तभी होगा। पैसे जो रीजनिंग कर लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा सीसेट में। निकाल लो अपना। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ ना सर, व्हाट्सएप ऑन कर लो। हो गया सर। टेलीग्राम है ना? हाँ है। टेलीग्राम भेज दो ना। टेलीग्राम। टेलीग्राम भेज दो तो, टेलीग्राम पे भी भेज रहा हूँ। ऐड कर लो उनको। टेलीग्राम क्या है मुझे आपका? हार भेजो। चलो मैं खुद ही भेज देती हूँ। निखिल हुआ तुमसे? रोशनी। हाँ सर, हो गया। अरे रीजनिंग सबसे बनना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। छोटी तुमसे हुआ? अरे जिससे बनता जा रहा हो बताते जाओ। 77 वाला नंबर है, आपको भी नहीं आ रहा है। देखो प्राइवेसी लगा के रखी है। पता नहीं, मुझे तो अपना कुछ भी पता नहीं है। नूरी, अरे कौन कौन है यहाँ पे? 77 तरुणम, 56 भाई सब बनाओ। अनु, 01 शिवानी और सब लोग भाग गए, शाबाश। यही करो कल्याण। शिवानी हुआ तुमसे? 16216। और मैं फिर बता रहा हूँ, रीजनिंग को एक सीक्वेंस में समझो, इसमें अच्छी खासी ट्रिक लगती है। और यही है, कंपैरिजन अच्छे से कर लो, सीसेट कर लो, ये रीजनिंग कर लोगे तो 40 क्वेश्चन बना लोगे आराम से। सर आज मैं सिर्फ सुन रही हूँ आपको। क्यों, आज क्या व्रत है क्या तुम्हारा? नहीं, आज मैं खाना बना रही हूँ। क्यों, मम्मी कहाँ गई तुम्हारी आज? नहीं हो तुम टेलीग्राम पे इस नंबर से। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपना टेलीग्राम तक एक नहीं मिनट पता। को, एक मैं मिनट। क्या बोल रही हूँ? ये क्या देखो है ना। अरे इतना रिसर्च करे तो व्हाट्सएप डाउनलोड कर पूरा खत्म कर। वही तो मैं बोल रही कर दी हूँ मैं, चलो। हूँ। कर लो। आ ही नहीं रहा नाम में क्या और इसमें मोड़ लेने वाली कुछ मालिक है तो निकाल लेने वाली सभी वाले को तरुणम तुमसे हुआ? दो की सभी को तो भाभी कोई शिक्षण है। छोटी, प्लीज। अरे बनाओ, सब बनाओ। दो की सभी को भाभी छोड़। हो गया था छोटी तुमसे? हाँ सही लगा था खाली। नगीना, वाईफाई कनेक्ट कर लो। सर इसका क्या डी हुआ? निष्कर्ष तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा। शाबाश अनु, यही प्रगति कर रहे हो तुम। रीजनिंग मैथ की क्लास नहीं देखे हो इसका मतलब। देखिए नहीं देखे, बताओ। और क्या किसी को और की जरूरत मैं नहीं तो है। खिचड़ी हुई हूँ पढ़ाई के मामले में, लग रहा है। लो मैं खोल इसको। चलो क्या आंसर आ रहा है? यूरा तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? मेरा सी है। सी। साना का सी। निखिल, नगीना, नगीना, सर एक मिनट, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं अभी, 1 सेकंड रुक जाओगे। अरे आज आजकल तुम बहुत लापरवाह हो गए हो नगीना। पढ़ लो भाई, एक महीने। कौन से वाली वीडियो? मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं। सी होगा सर, सी। 80 का टारगेट लेके जाओ, जब 50 तक पहुंचोगे चलो ठीक है, करो फटाफट। एक करो, लास्ट ऑप्शन है। कर लेना शुरू। मेरे लिए रुक जाओ आज। मैं तुमको दोनों पे भेजती हूँ आप दोनों से भी होगा। होने तो दो।
अनु तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है इसका डी आंसर होगा? एक बार मुझे ये बताओ अनु, ये सबसे इजी क्वेश्चन है रीजनिंग का। जी सर। बताइए तुम्हें डी क्यों लग रहा है, मुझे ये बताओ। नहीं सर, बस मैं ऐसे ही रूम करके बोल दी थी। ऐसे अज्यूम करके आंसर दोगे एग्जाम में? कैलकुलेटर लेके आना। बनाओ अब फटाफट बनाओ। क्या? अनु ये बताइए मुझे कि 9 नंबर क्वेश्चन बनाओ। अनु तुमने कितनी बार क्लास देखी है रीजनिंग मैथ वाली? अनु जी सर जी। रीजनिंग मैथ की क्लास कितनी बार देखी है? सर रीजनिंग मैथ वाली तो मैं बस एक बार देखी हूँ, बाकी कॉम्प्रिहेंशन ये सब देखी हूँ 2-3 बार 4 बार, क्यों? मगर इसको एक ही बार देखी। तो रीजनिंग मैथ क्यों नहीं देखा? और अभी तक तुमने सीसेट का टेस्ट भी नहीं दिया होगा, दूसरा टेस्ट आने वाला है संडे। बालिकाएं भी तो छात्र हो सकती है। लगाओ अपना लॉजिक लगाओ, फिर देखते हैं। क्या आंसर आया? नहीं आया? नहीं आ रहा मुझे। चलो ठीक है, इधर देखो दौड़ में देखो स्टेटमेंट क्या बोला वो पहले वो पढ़ना है, फिर उसके बाद में इधर ऑप्शन पे जाना है। और याद रखना कि चाहे मैथ हो या इधर रीजनिंग हो, इसमें रिडक्शन मेथड लगाना आप लोग। और रीजनिंग में तो खास तौर से सबसे पहले वो देखना गलत कौन सा होगा। ये देखो दौड़ में केवल छात्र भाग ले सकते हैं, केवल बात कर दिया तो इसमें मतलब स्टूडेंट में याद रखना है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आते हैं। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट ही भाग लेंगे और कोई अदर जो है मेंबर नहीं होगा उसमें दौड़ में, ठीक है? बाहर से कोई भी नहीं होगा, no स्टूडेंट होंगे। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं, स्वाभाविक सी बात है जब छात्र है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ बालिकाएं होंगी। अब ये कुछ बोल दिया तो इसका मतलब है कुछ बॉयज़ भी है, ये चीज़ याद रखना। वो तो यहाँ से भी अपने को पता लग रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। अब ध्यान से समझना कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 50 छात्र थे, जिसमें मान लो कि 25 लड़कियाँ हैं 25 लड़के हैं, तो जो ये जो है लड़कियाँ, इनको सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। अपने पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आपको ये नहीं पता लड़कों को बुलाया गया है नहीं बुलाया गया, आपको ये कोई भी नहीं पता, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आंसर नहीं देना है। अब आपको ये देखना है कौन सा निष्कर्ष सही निकाला जा सकता है। अब ध्यान से देखो, दौड़ के सभी प्रतिभागियों को परीक्षण हेतु बुलाया गया। अरे नहीं, देखो कितने लोगों को बुलाया गया, ओनली 25। किसको? जो ओनली गर्ल्स है। गलत है स्टेटमेंट। आगे पढ़ो, सभी छात्रों को परीक्षण हेतु बुलाया गया। अरे नहीं, छात्राओं को बुलाया गया, ये भी गलत है। दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं, हाँ ये बात तो अपना पहले स्टेटमेंट से निकल रही है, तो आंसर सी। अब देखो रीजनिंग क्यों करवाया जाता है या क्यों यूपीएससी देता है, मतलब आप जब ब्यूरोक्रेट बनोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको आंसर जो देना है, आपके पास जो फैक्ट होंगे अवेलेबल उसके अनुसार ही बोलना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो। तो रीजनिंग ये सिखाती है अपने को। चलो 10 नंबर और 11 नंबर करो। दो और चार नहीं, 2 और 4 तो है ही। 2 और 4 क्यों नहीं? ऑप्शन तो देखो पहले। 2 और 4 क्यों नहीं? सभी पशु मांसाहारी होते हैं, कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते हैं, पर इनके फैमिली ज्वाइन करते हैं। मुझे देखिए बोल रहे हैं दोनों, किंतु दोनों ही ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ना था ना, जो बोल रहा है दोनों सही नहीं हो सकते किंतु दोनों ही गलत हो सकते हैं। सभी पशु मांसाहारी हैं और पशु मांसाहारी नहीं होते।
ये कॉपी एक साथ नहीं आएगा। कुछ मांसाहारी नहीं होते, कुछ मांसाहारी नहीं होते, कुछ मांसाहारी तो दोनों एक साथ नहीं आएगा, दोनों ही गलत हो सकते हैं। भेड़िया चराने वाला आईपीएस ऑफिसर बन एक गया, साथ तुम लोग नहीं कर क्या आएगा। रहे हो? एंड 2 और 3 एक साथ आ सकते हैं। सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। कोई भी रेलगाड़ी एक और तो उसका भी होता है, कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती, सभी रेलगाड़ी डीजल इंजन से चलती है। ऊपर का क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है ना, बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, उसको पहले पढ़ो, वो जरूरी सर है। हो गया। ऊपर वाला हो पैसेज गया। पढ़ना पड़ेगा ना, बट ये वाला वो पढ़ना पड़ेगा ऊपर वाला जो दिया है। वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, दोनों उसके सही विदाउट नहीं कैसे आप हो सकते, आंसर दोनों ही गलत हो सकते हैं, कैसे आप एक साथ दो सही नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों ही गलत दिया है वही, इस पे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये भी पढ़ना चाहिए। किंतु दोनों ही गलत हो सकते हैं। और ऐसा सबसे हुआ? अरे रीजनिंग तो बनाओ, छोटी कहाँ है, फिर बोलो कि सी सेट नहीं होगा। रीजनिंग एटलीस्ट कर लो, रीजनिंग कंप्रेंशन कर लो, उससे हो जाएगा पार, बेड़ा पार हो जाएगी। जीएस की डायरेक्ट लग रही है सीधी सीधी इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन वाला ये आंसर शिवानी आज गलत बात है तुम्हारी। शिवानी नहीं बोली हो। नहीं, शिवानी को मैं बोल रही, बोल नहीं रही है, आज गलत बात है, बोलना चाहिए ऐसा। अरे हुआ सब लोगों से, अरे बोलो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? आंसर दो। हो गया तुमसे? हो गया सर, हो गया। हो गया। किसका? अरे आगे इसका 11वें का, दोनों का 1 3 नहीं, दोनों हो गया। किसी का वन नीचे का solving करो। मैंने। अरे सब लोगों से हुआ? इतनी लेट कुछ अरे नहीं, चलो करो करो। एग्जाम तो ऐसे 30 क्वेश्चन भी नहीं हो गए तुमसे 2 घंटे में, देख इसका लेना। भी 1 और 3। 1 और 3, हाँ, चलो अच्छी बात है। निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों में प्रत्येक के भीतर 4 कथन दिए हैं, ठीक है, 4 कथन दिए हैं। इन चारों कथनों में से 2 ऐसे हैं जो एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते, ठीक है, किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन 2 कथनों को पहचानें जो उपयुक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। ये नियम है, याद रखना। प्रत्येक कथन समुच्चय के उपरांत दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर भी सही चुनिए। अब देखो ध्यान से देखना कि आप ये बोल, मतलब दोनों साथ में सही नहीं हो सकते, दोनों अपन साथ में गलत हो सकते हैं। अपने को ऐसा स्टेटमेंट खोजना है। तो समय इस बात अपन ऑप्शन के थ्रू जाएंगे ना, क्यों अपन फालतू में उधर। अब देखो एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मेथड लगाया करो। देखो ये तो आंसर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 4 एक ही बार आ रहा है, तो ये आंसर का पार्ट तो ऐसे भी नहीं बनेगा। देखो 3 बार आ रहा है, 3 तो आंसर का पार्ट बनेगा, तो आप ये भी काट सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, सभी पशु मांसाहारी होते हैं। अब ध्यान से समझना ये चीज़ कि इस दुनिया में जितने भी पशु पाए जाते हैं वो सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। पहली बात तो यही कथन गलत हो गया। तो अपन ने क्या, देखो ये पढ़ो नियम। 4 कथनों में से 2 ऐसे हैं जो एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते, ठीक है, किंतु दोनों गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट तो मिल गया। अब एक के साथ 3 है, ध्यान से समझना, पशु मांसाहारी नहीं होते हैं। अब ये बात भी गलत हो गई। अब देखो दोनों जो है, इन जो है एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों हो ही नहीं सकते भाई। स्वाभाविक सी बात है, क्या तो सारे पशु मांसाहारी होंगे, ये बोला कि सारे कोई भी पशु मांसाहारी नहीं होता है, तो ये तो एकदम अलग बात हो गई, ठीक है। दोनों सही नहीं हो सकते, किंतु दोनों ही गलत हो सकते हैं, दोनों गलत हो भी रहे हैं। आंसर 1 और 3, याद रखना ये चीज़। अब आगे देखो, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार, कथनों पर परीक्षा कीजिए। अब देखो इसमें वही चीज़, 4 आएगा नहीं, ठीक है, और तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उससे तो अपन नहीं कर पाएंगे। अब देखो इधर, सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती है। अब ध्यान से समझना, ये पॉसिबल है क्या? अभी तो बिजली से चलने लग गई है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। अब जहाँ पे रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती है, देखो अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे 1 और 2। कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है ना स्टेटमेंट। तो अपने को क्या खोजना, तो दोनों गलत हो तो 1 और 2 तो होगा भी नहीं।
अब देखो 1 एंड 3, ठीक है, 3 पढ़ो। कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती है। अगर एक भी गाड़ी चलेगी, ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है खतरनाक, गलत हो गया, दोनों साथ में गलत हो, मतलब सही हो ही नहीं सकते, दोनों दोनों गलत है। कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं दोनों, जो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। रीजनिंग में फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना है। रीजनिंग में आप आराम से सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन 11वीं का क्या बताया था? क्या हो गया? 11वीं का क्या आंसर बताया? सी तो आएगा। ओके हो गए तो ग्राफ। चलो ये हो गया है, 14 15 16 भी हो गया था। अब आगे बढ़ो। सर 13 नंबर। अरे हो गया, हो गया। कहाँ सो रहे हो तुम? अरे एक बार बता दीजिएगा सर। इधर देखो, ये ग्राफ है, देखो नीचे दिए गए चित्र में नामत है ABCD 4 वक्र प्रस्तुत है, ठीक है। चित्र का अध्ययन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। अभी बोला है इनमें से कौन सा वक्र जो चर घातांकी वृद्धि को इंगित करता है। चर घातांकी वृद्धि क्या होता है? जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 4, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 4 कितना होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 64 4 की पावर क्यूब होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसा ग्राफ खोजना है। आतंकी मतलब चर घातांकी मतलब ये होता है e की पावर x वाला। एक्सपोनेंशियल। अच्छा तो मतलब जिनकी पावर बढ़ती जाएगी वो ग्राफ बढ़ता जाए। अब देखो ये तो लीनियर है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी तो बी क्या हो रहा है? 1 1 2 2, ये ऐसे बढ़ रहा है, तो बी तो आंसर नहीं होगा ना, अपने को ऐसा चाहिए, ठीक है। बी होगा नहीं। अब देखो दूसरी बात, ये देखो बढ़ते जाएंगे मान। अब यहाँ देखो ए का मान क्या हो रहा है कि यहाँ पहले तो बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। डी देखो, डी स्टार्टिंग में एकदम 0 के समथिंग ही है। डी मतलब डी का ग्राफ ऐसा है कि 1 से लेकर 9 तक इसकी वैल्यू है जो लगभग सेम ही आ रही है, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि ग्राफ देखोगे तो 0 पॉइंट कुछ आ रही है, फिर अचानक बढ़ती है, 10 नंबर पे आने के बाद में बढ़ती है, तो ये नहीं है ना, अपना तो स्टार्टिंग से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डी भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? सी। सी देखो एकदम बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे बढ़ते चला जा रहा है, तो आंसर सी आएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझूंगी। ये समझ नहीं आया? नहीं आया मुझे बस। सर को आधी बात में समझा लूंगी कोई। चलो ठीक है, आगे देखो। 24 25 26 नंबर आ जाओ। किसी से भी लो। 26 नंबर करो, ट्रायंगल काउंट करने वाला करो। ये 26 नंबर। पहली बात याद रखना कि अब यूपीएससी में डायग्राम वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसको देख के तो सांस आ रही है। ये ऐसे होगा नहीं। और 2018 के बाद में कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी ट्रायंगल काउंट करने वाला, याद रखना है। वैसे देखा नहीं, क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ती है, तो मैंने बता ही दिया था रीजन कि क्यों नहीं आते डायग्राम वाले क्वेश्चन। आंसर क्या देख रहे हो? आंसर नहीं देख रही हूँ सर, सॉल्व कैसे करूँ? करो सॉल्व। ट्रायंगल काउंट लिखना करो। पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? हर एक पे लिखना पड़ेगा। है नहीं मेरे पास पेपर। देख के बनाओ। कैसे बना लेंगे सर? इसमें ऐसे ऐसे लिखना ही पड़ेगा। इसको बनाना पड़ेगा। जिसका हो जाए बता देना मेरे को। सर मेरा हो गया। शाबाश अनु, कुछ तारी फॉर्मूला लगाया है, काउंट किया है?
मेरा भी हुआ। सर फॉर्मूला लगाया। डी आंसर पक्का गलत होगा। पक्का गलत है। 100%। जाने दो, आपसे सीख लूँ। हो गया सर, हो गया। अनु तुम्हारा क्या आंसर आया है? सर 23। फॉर्मूले से किया या पे काउंट किया है तुमने? सर काउंट भी किया और फॉर्मूला लगाया था 2x - 5 का। 2x - 5 तो x की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? सर पूरा गिना था 1 2 ऐसे करके तो 14 आया था। तो 2 × 14 - 5, 28 में से 5 घटाया 23। नहीं तो वही मैं समझ रहा हूँ ना, ये x की वैल्यू काउंट किया ना, जो त्रिभुज है ना उसमें प्रॉपर काउंट किया 1 2 ऐसे करके तो उसको चलो एक ठीक है। है। 2x - 5 तो पहली बार 12 दूना 24, 12 13 का। 13 14 इनको भी गिना है। अरे इनको क्यों काउंट करे? तो ये ट्रायंगल सेल ही है निकल नहीं है। तो फिर मेरे 22 आए थे, एक कहा वो छोड़ दिया मैंने। चलो देखो एक चीज़, अब वो फॉर्मूला है ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा कम ही आते हैं, थोड़ा ये चीज़ याद रखना। मतलब कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। देखो पहले सबसे पहले सिंगल वाले काउंट करो। तो इसका ये तरीका होता है कि सिंगल वाले काउंट करो तो सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सिंगल वाले तो हो गए 12, हाँ। ठीक है। अब आप डबल वाले काउंट करो। दो को मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा है? दो को मिला के तो नहीं बनेगा। कभी याद रखना कि इसमें दो को मिला के तो नहीं बनेगा ना, ओड कोई 3 को मिला। हाँ? मेरे तो 2 से नहीं बनेगा, 2 से नहीं बनेगा कोई भी। 3 से भी नहीं बनेगा। 3 से बनेगा। देखो कौन सा? 5 ये वाला बनेगा, 6 11 और ये इधर भी तो नंबर डालो ना कोई एक। ये हाँ, तो त्रिभुज ये- नहीं है पर नंबर तो डालो। ये मान के चलो, ये किससे चलो बनेगा? ठीक है। हाँ देखो ये वाला सर हो सकता है उसने एक- अनु ने इसीलिए गिना हो क्योंकि इससे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। 2 हाँ। देखेंगे, अगर ऐसा कुछ लगता है तो क्वेश्चन करने चाहिए। 3 वाला देखो, 3 वाला ये हुआ, इसके अलावा कोई 3 वाला बनेगा? अच्छा इसलिए 3 वाला नहीं बनेगा, दो ही दो ही बनेगा। बनेंगे। 4 वाले देखो, देखो 4 वाला ये रहा 1, ठीक है। और उसके अलावा ये देखो नीचे वाला 2, ये हाँ। देखो 3, ठीक है। और इसके अलावा कुछ होगा? ये देखो 4, ये देखो 5, ठीक है। 4 वाले कितने बन गए? 5, ठीक है। अब उसके बाद में 5 वाले कोई है? 1 8 9 आपके अंदर 1 6 9। एक हाँ बताओ, 5 वाले है कोई? नहीं है सर, 5 वाला नहीं बनेगा, 6 वाला भी नहीं बनेगा, 7 वाला भी नहीं बनेगा। अब ये देखो 8 से बनेंगे। ये देखो ये रहा, ये कितने को मिलाकर बन रहा है? 4 3 2 5 5 3 8 1 9, 9 वाला बन रहा है ये। हाँ ठीक 9 है। वाला एक बनेगा। और ये तो ये बड़ा होगा ही, ठीक है। उसके अलावा भी बनेगा, देखो थोड़ा ध्यान से देखो। ये देखो ये देखो ये रहा, ठीक है। एक, और एक 2, 3, 4, एक इधर से 8 वाला हो गया ना, ये 8 के 2 हो जाएंगे, 2 पेयर। तो ये और एक ये फाइनल जो है कंप्लीट वाला जो है, तो ये 12 तो 14 14 5 19 19 1 20 20 तो 22 और एक ये जो कंप्लीट वाला है 23। आंसर 23। इसको फॉर्मूला से कैसे करेंगे? मुझे एक बार अनु ये बताइए, फॉर्मूला सब पे लागू होता है वो? मतलब ये जो बता रही है कि जैसे ये डिब्बे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें लगाओ 2x - 5, तो 2 × 14 - 5, 28 - 5 करोगे तो 23 आंसर। अनु बताइए, क्या फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होता है? यस सर। चलो ठीक है। इससे थोड़ा टाइम हो जाता है क्योंकि उसमें कभी कभी एक आध मिस हो जाता है तो गिनती में गलती भी हो जाती है। अच्छा पेपर कीजिए मेरा। चलो ठीक है, आगे देखो अब रीजनिंग का क्वेश्चन। लगेगा सब में ये फॉर्मूला?
एक बार ऑब्जर्व कर लेना ना, लिख ऐसे यूपीएससी में 2 ही क्वेश्चन आए हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन आते नहीं है तो वो छोड़ दो, टेंशन मत लो। ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन देखा नहीं, पर हाँ और एग्जाम में आ सकता है, इसमें तो नहीं आएगा यूपीएससी में। चलो आगे देखो, ये सब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। 35 भी हो चुका है, 36, 37, 38 भी हो चुका है, 39 भी हो चुका है, 40, 41, 42 में आ जाओ। अब ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये 2025 में भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब देखो कुछ टॉपिक में इंपॉर्टेंट लगाते जाऊँगा, यहाँ से करते जाना, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ज़्यादा नोट्स में जाके पढ़ लेना अच्छे तरीके से, मेरे नोट्स। तो इसको मैं दोनों तरीके से करा दूंगा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसके थ्रू भी, थोड़ा डायग्राम से भी करवा दूंगा। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है? नहीं, रीजनिंग का वेन डायग्राम। करो अरे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। जिन टॉपिक में इंपॉर्टेंट लगा है वो अच्छे से कर लेना। मैथ में जो टॉपिक बताया, इधर रीजनिंग में। हो गया सर। सबसे बनना चाहिए बनाओ सब लोग फटाफट, जिसका बनता हो गया सर, हो गया। ठीक है, निखिल का हो गया, नगीना का हो गया, और सब बताओ फटाफट। अरे सब बताओ, अनु तुमसे हुआ? जिससे बनता जाए वो बताते क्यों नहीं तुम लोग? इससे पता लगता है तुम लोग बना ही नहीं रहे। वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन बनाए? ये परसेंटेज का सोच के छोड़ दिया। हाँ, मैं तो परसेंटेज का परसेंटेज के ही ऐसे करती हूँ, ऐसे क्वेश्चन। कर क्या रहे थे तुम पिछले 5 मैंने पढ़ा नहीं है ना सीसेट। तो खुद ही सोचे सीसेट के बिना एग्जाम कैसे निकलेगा? 105 आ गए थे सर 2000। नहीं, 5 नंबर भी नहीं आएंगे, याद रख लेना ये चीज, 5 नंबर भी। सही बता रहा हूँ। 105 किसमें आए थे? पढ़ाने के बाद सीसेट में आए थे 105 इसके। डिप्रेशन में मत डालो, बोल रही पढ़ाऊंगी तो आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे, आ जाएंगे। वही है। ये बेटी देखो माइनस में है। मैं माइनस में नहीं हूँ सर। हाँ, हल्के अब में नहीं मतलब। है, पहले तो माइनस में आया ना। थैंक यू सर आपके इसके लिए आपको। चलो ठीक है। और किसे? युवराज तुमसे नहीं बना? अरे तरुणम तुम कहाँ सो रही हो? छोटी बना? चलो देखो, मैं इधर दोनों तरीके सिखा देता हूँ, आगे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। देखो एक होता है फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला ए होता है ए यूनियन बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी समझ लो पहले क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो कि ये ए है और ये बी है, तो ये वाला ध्यान से देखना ये चीज़, ये जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा ए को, ठीक है। ये जो एरिया ये वाला, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा बी को, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो दोनों में कॉमन है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये दोनों को टोटल कंप्लीट को, तो ये जो सिखाता है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि मैं डायग्राम से सिखा दूंगा, दोनों से सिखा दूंगा। पहले आप इस फॉर्मूले को सीखो, मतलब फॉर्मूला वही है, परंतु मेरा माना कि डायग्राम सीख जाओगे तो एग्जाम कभी गलती करोगे नहीं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये क्या दिया है अपने को, कक्षा में विद्यार्थी है, ये याद रखना, ये टोटल अपने को दिया है, जिसमें बोला है कि 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि एन ए का वैल्यू हो गया जिसका 60% है।
ठीक, 60% मतलब 60 ही हो गया, समझ पा। 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो ये बी का हो गया, 30 है। दोनों खेलते हैं मतलब इंटरसेक्शन, ये कितने लोग हैं, 10। अभी बोल रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं नहीं फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब ध्यान से समझो, ये है अपने पास ए है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये जो है ये बाहर की, ये कोई भी वो है जो कोई भी कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये जो टोटल विद्यार्थी है 100 है अपने पास। अब सबाइश बात है, फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तो सबाइश बात है क्या आएगा, 60 + 30 - 10 आएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 60 90, 90 में से 10 घटाओगे तो डायरेक्ट 80 आ गए। ये तो वो लोग हैं जो कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहा है, समझ में है। अब आपको निकालना है कि जो कोई भी गेम नहीं खेलता है, तो 100 में से 80 घटा दो, आंसर 20, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब मैं एक बार डायग्राम से सिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। और मैं पहले बता रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, हर साल आते हैं इससे क्वेश्चन। अब देखो ये जो बोल रहा है, ये जो है ये बोला अपने को, डायग्राम से देखो, ये वो है टोटल विद्यार्थी 100। इसमें 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो 100 का 60% करोगे तो आप सब की बात है कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो ये 60 लोग हो गए। फिर बोला है कि विद्यार्थी जो है 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो ये वाले हो गए, ये वाले बी, ये मतलब ये 30 हो गए, ठीक है। ये हो गए 10 विद्यार्थी दोनों खेल सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब ये बोला कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो न तो क्रिकेट खेलते हो नहीं फुटबॉल खेलते हो। इसका मतलब अब ये देखो, ये क्रिकेट खेलने वालों की संख्या हो गई, ठीक है, ये फुटबॉल खेलने वालों की संख्या होगी, ओनली फुटबॉल खेलने वालों की, ये दोनों हो गए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेले। अब ये जो बाहर का एरिया है, ये वो स्टूडेंट हो गए जो कुछ भी नहीं खेलते यार, अपने को इन्हीं की संख्या फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से समझना, अब अपने पास ये देखो, अगर अपन ये निकाल ले कि ओनली क्रिकेट कितने खेलते हैं, ओनली फुटबॉल कितने खेलते हैं, और जो दोनों खेलते हैं उनका अलग अलग निकाल ले, तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अपन वही निकालेंगे। अब ये देखो 60 विद्यार्थी जो क्रिकेट खेलते हैं, पर तो उसमें से 10 ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, तो 60 में से आप 10 घटा दो, तो ये 50 वैसे विद्यार्थी हो गए जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। याद रखना, ओनली जो क्रिकेट खेलते हैं वो हो गए। अब ये देखो, ये 30 जो है फुटबॉल खेलते हैं, पर उसमें से 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इसमें 30 में से 10 घटा दो, ये 20 ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जो दोनों खेल मतलब ओनली जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप जोड़ो, देखो ये 50 जो है क्रिकेट खेलने वाले हो गए, 20 ओनली जो फुटबॉल खेलते हैं, ओनली याद रखना ये वर्ड, और 10 है जो दोनों खेलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये टोटल कितने हो गए अपने पास, 50 70 80। अब स्वाभाविक सी बात है, 100 में से 80 तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खेल रहा है, ठीक है। तो बच्चे कितने अपने जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो 100 में से 80 घटा दो, आंसर 20। याद रखना, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यूपीएससी बहुत इजी पूछती है, हर साल पूछती है ये चीज़, तो ये चीज़ याद रखना, आप गलत मत करना इसको। अब आएगा, चलो आगे देखो, अब समझ। मैं कुछ अब आ जाओ 48 क्वेश्चन करो, 48 51 दोनों करो। सभी को भी निर्भर है, कुछ गणित के इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने अभी वो सॉल्व करवा दिया है। हाँ करो इसको, आप याद रखना इसमें जीएस वाली ट्रिक लगेगी, और सिंगल ऑप्शन वाली तो खास तौर से। जिसका बंदा जाए बताते जाओ। ये किस ईयर का पेपर है? 2011।
कुछ लड़के की कमी होता है, कुछ लड़के की कोई इंतजार नहीं होता, लेकिन कुछ लड़के पक्का अमित हो गए। सी वैशाली सी आया है तुम्हारा आंसर। चलो ठीक है, देखते हैं 51 करो। जैसे दोनों बन जाए वो बता देना मेरे को। और ये लगा लो इम्पोर्टेंट, ये वाला 51 जो है क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन डायरेक्शन वाले और साथ में डिस्टेंस वाला निकालने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देख लेना। अब की बात 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये 2 टॉपिक याद रखना, जाके नोट्स में अच्छे से पढ़ लेना। बाया मतलब लेफ्ट ना। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी आपको लग नहीं रहा कि इस टॉपिक का है, परंतु समझ में आ गया ये उसी का टॉपिक है जो अभी आप इधर पढ़े हो, ये वही टॉपिक है, ये भी पेन डायग्राम वाला ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। हो गए सर दोनों हो गया। सी और डी के हाँ ठीक है, और नगीना के अलावा और किससे हुआ सर बन गए। तो बताते क्यों नहीं हो तुम लोग? हो गया सर। क्या क्या है आंसर सर याद है? सी और देखिए सर, ये मैं आपको बता रही हूँ जैसे मैंने किया है। सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर, ऐसा लिखा जो सी आएगा। और इसका आएगा कुछ अध्यापक गणितज्ञ ने। तुम्हारा हुआ? और मेरा एक किसका 51 का और 48 का सी? 48 का क्या दिया था मैंने? नहीं मैंने हाँ सी दिया था, अब बोल दिया। दोनों ही दोनों गलत। चलो देखो इधर, अनु तुम्हारा 48 का क्या है? सर बी। अच्छा, और 51 का? सी, क्योंकि सी और डी के बीच का दूरी लगभग मतलब 15 किलोमीटर के आसपास आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, बीच से कम हो। इन्होंने दूरी कहाँ से निकाल ली? चलो ठीक है, इधर देखो 48, देखो इधर सब लोग। अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। ध्यान से समझना, कोई भी अगर टीचर बन रहा है तो याद रखना वो स्नातक है। तो स्नातक एक बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। और ये अध्यापक है, तो स्वाभाविक बात है जो भी अध्यापक बनेगा वो स्नातक जरूर है, ठीक है। पहली बात तो यही चीज़ है, ठीक। सभी कवि जो है निर्धन होते हैं, जितने भी कवि है वो सारे के सारे जो है निर्धन है। तो इसमें ये वाला डायग्राम, ठीक है। याद रखना कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना, एक तो ये होता है, एक इक्वल वाली भी होती है। तो इक्वल वाली तो कोई बस माइंड में रखना, उसको इक्वल वाली लिखने की ऐसे नहीं कि मतलब एक ही डायग्राम हो जाएगा कवि निर्धन के लिए भी। और मेरा मानना है कि ये डायग्राम बनाना वो माइंड में रखना, कभी इक्वल वाला मत बनाना माइंड, ठीक है। अब देखो सभी कवि निर्धन होते हैं, आगे क्या बोल रहा है यहाँ तक तो अपने को एक ही याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों में कॉमन पकड़ने की कोशिश करना, तब जाके डायग्राम अच्छा बन जाएगा। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को लंबा खींच के लेके जाओगे।
अब आगे देखो, कुछ जो है गणितज्ञ कवि होते हैं। अब कुछ गणितज्ञ कवि है, इसका मतलब कुछ ही है, ध्यान से समझना, ये गणितज्ञ हो गए। कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है। अब ये तो अपन पहले से सेपरेट बनाए, कोई भी जो कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है, इसका मतलब आप देखो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका मतलब कोई भी अध्यापक जो है निर्धन नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, उपयुक्त युक्तियों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है, मतलब गलत निष्कर्ष निकालना है। ये तो सही आ रहा है, तो ये सही आ रहा था, ऊपर नहीं है पूछा है, मैंने सही है लगाया। अब ये देखो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया अपना, ठीक। अब आगे देखो, अपने को पता है कि सारे के सारे कवि जो है निर्धन है, तो स्वाभाविक सी बात है कवि अध्यापक हो ही नहीं सकते, ये बात भी सही है। अब देखो इसमें एक ट्रिक भी लग रही है, मैंने क्या बोला, दो सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं तो उन दोनों में से आंसर होगा, तो आप ये दो तो ऐसे काट सकते थे, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है, आप इसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं बोल सकते, कुछ हो सकता। देखो अब देखो यहाँ पे अब दो निष्कर्ष आएंगे, अब आपको ये सोचना है कि कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। अब देखो एक डायग्राम ये है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि 2-3 डायग्राम बना के चलो। अब आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये है डायग्राम, मुझे बताइए। अब देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो भी देखो सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये अध्यापक है, टीचर है, ठीक है, ये ग्रेजुएट है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कवि है और ये सारे के सारे निर्धन है, ठीक है, पौर है। अब मैंने बनाया एक गणितज्ञ वाला, ये गणितज्ञों को लेके है, और ये वाला डायग्राम, एक ये डायग्राम हो सकता है। एक डायग्राम में गणितज्ञों को लेके बना सकता हूँ, ध्यान से समझना कि मैं गणितज्ञों को लिया और मैंने इसको यहाँ तक ही, मतलब वो टीचर भी नहीं मिला है, ये चीज़ याद रखना, पॉसिबल चांसेस हो सकता है ना। अब देखो, अब वो स्टेटमेंट सही होगा तो तीनों पे अप्लाई हो। अब देखो कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है, अब देखो यहाँ पे भी सही हो रहा है ये स्टेटमेंट, कुछ गणितज्ञ जो है अध्यापक नहीं है, इस वाले स्टेटमेंट में सही हो रहा है, ठीक है, नहीं है ना, ये देखो ये नहीं वाला एरिया तो कितना बड़ा है, इस वाले में मतलब तीनों स्टेटमेंट में ये सही हो रहा, तो ये सही स्टेटमेंट है। आपने गलत पूछ रहा है तो आंसर ये आ गया। कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, कुछ अध्यापक तो है ना, देखो ये रहा, ये डायग्राम, ये पकड़ो, मैंने बोला था ना ये डायग्राम, तो ये तो गलत हो गया, यही गलत हो गया, याद रखना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग में यही क्वेश्चन है जो बार बार घूम के आते हैं। अब देखो ये 3 टॉपिक तो यहाँ मिल गए, 2 टॉपिक है, एक कैलेंडर है, ठीक है, चौथा टॉपिक कैलेंडर हो गया, 5वां टॉपिक आपका हो गया घड़ी वाला, तो वो मैं ट्रिक बताया था, उसका घड़ी पहन के जाना एग्जाम में बना लोगे। चलो अब आगे क्वेश्चन है ये वाला, ब्लड रिलेशन वाला करो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी 2020 के बाद पूछा नहीं है ब्लड रिलेशन वाला, शायद पूछा भी हो तो एक बार गलत दे दिया था उसने क्वेश्चन, तो अब की बार पूछने के चांसेज है, याद रखना। 57, 58, 59 करो फटाफट। 51 बता दिया, 51 बता दिए, अरे सॉरी, धन्यवाद, आपने याद दिला दिया। चलो देखो इधर, ये अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाले याद रखना, बहुत 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये होगा, ये पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे, ठीक है, पहले तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण जाती हुई एक सड़क है, नॉर्थ से साउथ जाती हुई एक सड़क है, आमने सामने जो है ए एम बी के घर है, तो किसी को किधर भी ले लो, ये ए इधर है, मान लो बी मैंने इधर ले लिया, ठीक है, जिसमें से ए का घर पश्चिम की ओर है, इसने दे दिया है, तो पश्चिम की ओर है तो स्वाभाविक सी बात है ये इधर आएगा और बी जो है इधर आएगा। क्या देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो स्वाभाविक सी बात है ये दे दिया था अपने को। अब आगे बढ़ो, ए अपने घर से बाहर आता है और बाहर मुड़ता है, ध्यान समझना है, मतलब घर ये जस्ट उस रोड पे ही है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ए यहाँ पे है और अपने घर से बाहर आता है, बाहर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है। अब ध्यान से समझना, अपने आप को यहाँ खड़ा करके देखा करो, अपना दाया क्या हुआ, ये हुआ ना, तो यहाँ से वो दाएं जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चलकर वो ठीक डी के घर के सामने पहुँच जाता है, यहाँ पे वो डी के घर के सामने पहुँच गया, ठीक है। बी भी ठीक ऐसे ही करता है। अब स्वाभाविक बात है बी यहाँ से निकला, तो सबसे पहले वो जो है
अपनी बाएं मुड़ता, तो बी का बाएं अपने आप को यहाँ खड़ा करो, बी का बाएं ये होगा, तो ये 5 किलोमीटर चला। अब सोचो यहाँ पे वो खड़ा है, तो अपना दाया, उसका दाया इधर होगा, ये यहाँ पे 5 किलोमीटर आ गया, और ये किसके घर के सामने पहुँच जाता है, सी के घर के सामने पहुँच जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब देखो ध्यान से समझते जाना कैसे ऑप्शन कटेगा। पहला बोला सी और डी जो है एक ही सड़क पर रहते हैं। अरे सी यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, और डी यहाँ पे रह रहा है, एक ही सड़क पर कैसे हो सकता है? मैं निकल कर गई थी ना आगे, सीधे रास्ते से। ठीक है, सी के घर का मुख जो है दक्षिण की ओर है। अरे भाई सी का मुख का जो है इधर है, ईस्ट की तरफ है, गलत। ठीक है, अब देखो सी और डी जो है घर जो है एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। अब याद रखना ये दूरी निकालने के लिए अपने को ये दूरी चाहिए। सर सी का घर दक्षिण की मुख की ओर ही तो है। अरे दक्षिण इधर है, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। अरे दक्षिण इधर होती है, तुम कैसे मान रहे हो? इसका घर यहाँ पे है तो इसका मुख इधर हुआ ना। साउथ वेस्ट हो जाएगा उसका, अगर माने भी तो दक्षिण नहीं होगा। दक्षिण कैसे हो जाएगा युवराज, मुझे ये बताओ। ये मतलब पहले से बनाया था मेरे हिसाब से दक्षिण होगा तो। ये डायग्राम देखो सही है। अब देखो इधर सी और डी के एक घर के दूसरे 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। अब याद रखना, देखो ध्यान समझना, अब ये लगाना, ये डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो ये ट्राइंगल ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस कितनी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है 10, तो लगा दो स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, कर्ण स्क्वायर, तो ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा जब लंब डाले अपन, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को कर्ण का लंबाई चाहिए, तो आधार का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 ही आ जाएगा। फिर इधर 10 100, इधर 10 का स्क्वायर करोगे 100, तो ये आ गया 200। अब ये कर्ण का वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आया, ठीक है। अंडर रूट आएगा तो कर्ण बराबर 200, 200 कैसे लिख सकते हैं 2 × 100, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10, तो कर्ण बराबर 10 × √2, तो √2 की अगर वैल्यू आप देखोगे तो 1.2 × 1.4 ऐसे कुछ होती है। तो ये सब ऐसी बात है 10 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। तो सब ऐसी बात है 20 से तो कम ही है ना आंसर, याद रखना। अब ये क्वेश्चन गलत मत रखना। अरे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमेशा आता है, याद ये रखना। फॉर्मूला आप इंग्लिश में बताइए ना, कर्ण मतलब क्या? क्या बोलोगे कर्ण को? देखो ये हो गया बेस आपका, हाँ ठीक है। कर्ण को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ये हो गया लंब, लंब को क्या बोलोगे? देखो SCT लाल बटा कक्का। अरे ये बताएगी शिवानी, अब मैं बताती हूँ, रुको। एंगल वो हो जाएगा इसका। अरे बताओ रे कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लस हाइपोटेन्यूज बोलेंगे क्या? तुम्हें भी नहीं पता, उठा के फेंक दो तुम्हें। अरे नहीं, मतलब मेरे को दिखाओ अब आप क्या कह रहे थे। अब मैं फ्री हूँ ना, तो मैं देख सकती हूँ। ये जो 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये जो मतलब पोल जैसे खड़े वाली चीज है, ये इसको बेस बोलेंगे। और उसके जस्ट ये बेस 90 होता डिग्री है। के जो सामने, ये बेस 90 होता डिग्री है। के हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होएगा। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो क्या? हाँ, कर्ण तो वही है। और इसको क्या बोलते हैं? ये ये आपने बेस हो गया, बता- लंब हो गया। लंब को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अरे लंब को क्या बोलेंगे शिवानी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाँ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, टेंजेंट भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो। ये तुमने हिंदी मीडियम क्यों ले लिया? थ्योरम, वो थ्योरम है ना इस पे हाँ। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, हाँ, हाँ। चलो ये करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन वाला याद रखना, जरूर क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी ने क्या हुआ था 1-2 बार क्वेश्चन पूछा, गलत पूछ लिया है, तो इसके कारण यूपीएससी अभी पूछ नहीं रहा। तो बनाते पूछेगा, वो सही क्वेश्चन पूछेगा। उसमें कौन क्या सा है? करना है अभी? 57, 58, 59। सारे सही है। मुझे दिखाई नहीं पड़ता मोबाइल में। इसके वो बढ़ाओ ना, ये देखो। ब्राइटनेस। अरे इसका प्रिंट ही ऐसा है, पता है? ये हम्म, करता है प्रिंट ऐसा है, थोड़ी सी फ्लैश करके। सर थोड़ा सा जूम करो। हम कितना भी घूम करे वो नहीं होता। चलो हाँ दिख रहा है।
दो पिता दो पुत्र हैं, तीन पुरुष और दो स्त्रियां हैं। दो स्त्रियां हैं। अध्यापिका एक वकील है। 60-61 वाला करना है। अरे 57, 58, 59 कहाँ सो रही हो अच्छा अच्छा, स्क्रीन पे आपने वो दिखा रखा है ना इसलिए। दिखा तो मैंने अरे 57, 58, ये 59 लो, में दिखा के रखा है। आप ठीक है? ABCD अध्यापिका एक म्यूजिक टीचर है। एक वकील डॉक्टर का पुत्र है। डॉक्टर का पुत्र है। डॉक्टर का पुत्र है। परिवार में से सबसे कमजोर होता है और इस हो गया सर। हो गया तीनों? हाँ तीनों। और किस किस से हुआ? अरे रीजनिंग तो बनाओ। क्या बोल रहे हैं सर ये? हमें तो हो गया सर। इसमें एक चीज़ याद रखना, बस टेबल फॉर्मेट में बनाओ क्वेश्चन, तो कभी गलत नहीं करोगे। हो गया सर। ये बात थी क्या? हुआ? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें, जब पढ़ाएंगे तभी समझ पाऊंगी। तो मेरे समझ में तुम कहाँ कंफ्यूज नहीं होती है? ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें तुम्हें लगता है कि तभी तो कॉन्फिडेंस मैं पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए तो मेरे को बताओ पहले क्या कर रही थी? कॉम्प्रहेंशन। तो कॉम्प्रहेंशन से कभी कट ऑफ नहीं निकलती है, वो आपको नज़दीक जरूर लेके जा सकता है, बस ये चीज़ याद रखना। सर टेबल कैसे बनाएंगे इसमें? चलो देखो इधर, सबसे हुआ? युवराज हुआ तुमसे? निखिल? हाँ सर हो गया। हो गया सर मेरा। तब हम समझ पाएंगे। चलो देखो इधर, ध्यान से देखना। देखो ABCD ई एक ही परिवार के सदस्य हैं, ध्यान समझना, फैमिली रिलेशन है। तो सब बात है, पहली बात 5 मेंबर, ठीक है। इसमें ट्री डायग्राम बनता है। 2 पिता है तो 2 पिता, सबसे पहले आप भाई 2 पिता ही बना लो, तो मतलब 2 जनरेशन है, ये चीज़ याद रखना। 2 जनरेशन आएगी या 3 जनरेशन आएगी? 3 आएगी ना। 3 आएगी। दो पिता इसका हैं, पिता, दो पुत्र इसका हैं। पिता, ठीक है, याद रखना ये चीज़। 2 पिता है, 2 पुत्र है, तो ये एक पुत्र ये हो गया, इसका पुत्र ये हो गया, ठीक है। 2 पत्नी है, इसकी वाइफ ये हो गई, इसकी वाइफ ये हो गई, ठीक है। 3 पुरुष है, तो ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये दोनों फीमेल है, ठीक है। 2 स्त्री है। अध्यापिका जो है एक वकील की पत्नी है। अब यहाँ पे अपने को नहीं पता है, पर यहाँ पे अपन बना लेंगे अलग से इधर। अध्यापिका जो है, अब ये फीमेल है, याद रखना। ये जो है वकील की पत्नी है, ठीक है। अब आगे देखो, यह वकील जो है, वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। अपने को ये पता चल गया, पर ये डॉक्टर का जेंडर अपने को पता नहीं लगा है, पर ये पता लग गया कि डॉक्टर का, ये हो सकता है डॉक्टर इसकी माँ भी हो, पिता भी हो, कोई भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। अभी इसके जेंडर के बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। डॉक्टर का पुत्र है। ई जो है पुरुष नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, ई जो है पुरुष नहीं है। ई पुरुष नहीं है तो इसका मतलब ई क्या है? मेल है। तो स्वाभाविक सी बात है, ई यहाँ पे आ सकती है, ई यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। और न ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है, तो स्वाभाविक सी बात है, ई स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे आ जाएगी, ऑटोमेटिक फिक्स हो गई, ई फिक्स हो गई,
क्योंकि स्वाभाविक बात है ये होती थी तो इसके वकील की पत्नी है ना, इसका मतलब है स्वाभाविक सी बात है ये किसी की व्यवसाय की पत्नी नहीं है, तो ये जो डॉक्टर होगी ये डॉक्टर भी खुद ही हो गई, क्योंकि अगर इसका हस्बैंड अगर डॉक्टर होता तो स्वाभाविक सी बात है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, अब देखो परिवार में अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया सही, ये अध्यापिका हो गई अपनी, ठीक है, और ये वकील हो गया। ठीक है, अब आगे देखो परिवार में सी सबसे कम उम्र का लड़का है, सी ये हो गया अपने पास। ठीक है, और डी सबसे बड़ा मतलब दादा इसका, तो डी ये हो जाएगा। बी जो है एक पुरुष है, बी पुरुष है तो स्वाभाविक सी बात है वकील हो जाएगा। अब बचा क्या, ये अध्यापिका क्या हो जाएगी, ये खत्म बात, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखो ध्यान से समझना, इन समूह में स्त्रियां कौन कौन सी, सबसे पहले देखो ई और ए। ठीक है, किसकी पत्नी अध्यापिका है भाई, वकील की पत्नी अध्यापिका है, तो मतलब बी की। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चनों में। अब यहाँ पढ़ो डी का ध्यान समझना, डी का जो है ई से क्या संबंध है, ई का क्या लगता है, डी पति। बस हो गया। तो पति। ये लड़कियां तो गलती नहीं कर रही हैं। ई डॉक्टर आया और ये ई ए आई ना, वो अध्यापिका, वो ई आई, अध्यापिका ए आई, और डी सबसे बड़ा है, और डी सबसे बड़ा है, परिवार में सी कम सबसे उम्र का छोटा है, तो बीच वाला तो वो आएगा, फिर बी आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यार रखना रिलेशनशिप के क्वेश्चन आएंगे। अब ये करो 63 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस वाला अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है ये, कराई नहीं देंगे सर आप ये। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स के सामने 24 वाई के अंक से हाँ, 27 हाँ, अंक अभी समझा इसमें क्या होता है। श्रीमान वाई के पंक्ति में श्रीमान X के भगवान ही मालिक है तुम्हारा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो पिछले 1 साल से, और आपको रीजनिंग मैथ नहीं किया। जनवरी से तो मैं इन लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, रीजनिंग तो आज से स्टार्ट की ना? हाँ, रीजनिंग आज से शुरू किया है। पहले तो एनसीईआरटी पढ़ाया था ना, हाँ। 3 महीने तो एनसीईआरटी चला, अच्छा उसके बाद में फिर ये पीवाईक्यू शुरू हुआ मार्च से, अच्छा, 2011 से तो लेकर। एनसीईआरटी में रीजनिंग भी तो पढ़ाया होगा? एनसीईआरटी में जितने चैप्टर थे जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे किए हैं। अच्छा, छठी क्लास से तो उसके तो लेकर। क्लास होंगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग क्लासेज है हाँ, तो मैं वो कर लूँगी। हाँ, वो जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा, आपका बेस तब बहुत खराब है। वही आपको के लिए एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होगा। वही 1 महीने में हो जाएगा। क्यों करोगे तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हाँ, मैं तो कर लूँगी ना। पढ़ाई करना पड़ेगा, उसमें क्या ज़्यादा। हम्म। चलो करो, ये हुआ कि चीज़ें आगे और कंपनियों को 48 होते हैं, दूसरे मानक से देख के दूसरे में अरे याद रखना, रीजनिंग में अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन है अपनी तरफ से कुछ मत मानने लग जाना, नहीं तो फिर गए काम से। हो गया सर, हो गया। और किस किस से हुआ, हो गया। और किस से हुआ? ये लो, ग्रुप डी के भर्ती में सोचो 1 करोड़ 8 लोगों का फॉर्म आया है। इतने लोगों ने सोचो सर कितने लोग मतलब 1 बेरोजगार करोड़ हैं, आप मतलब समझ सोचो। रहे हो, बहुत सारे देशों की तो मतलब जनसंख्या भी नहीं है, इतने लोग भारत में बेरोजगार बैठे हैं। और जो नौकरियां भी नहीं है इतनी देने को, मतलब इनका क्या होगा? क्या होगा फिर, आतंकवादी बनेंगे कुछ लोग चोर बनेंगे, क्या होगा, यही होता और क्या होता। कुछ नेतागिरी करेंगे। नेतागिरी नहीं, वो चापलूसी करेंगे नेताओं का।
नेता तो भाई जो नेता है ना वो खानदानी जिनका पैसा वही लोग बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इधर अपनी उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जो अपने दम पे नेतागिरी में जाता है। ये चीज़ याद रखना। राजा का बेटा राजा ही बनता है, आज भी वही बात है। राहुल गांधी में अगर देखोगे, अगर एक सबाई सी बात है राजीव गांधी का बेटा ना होता तो इसको कोई योग्यता है? नहीं सर। तो फिर तो सबाई सी बात है ना, खुद ही सोचो, इससे अच्छे नेता नहीं है क्या कांग्रेस में? है, परंतु वही है, इसको आगे सर पता है अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है अपने, वो उसकी वजह से ही नहीं है राहुल गांधी, वो आगे नहीं आने देता किसी को। वो तो है ही, वो कांग्रेस की पॉलिसी है कि कोई भी कांग्रेस परिवार खत्म हो जाएगा ना, नेहरू परिवार गांधी परिवार खत्म हो जाएगा। चलो हुआ क्या है आंसर? बना ये क्वेश्चन? ये भी नहीं बना? पढ़ लो भाई। मुझे नहीं डाउट हो रहा है 105 पे। चलो ठीक है। शिवानी क्या आंसर आया? मैं तो बोल रहा हूँ तुक्का लगाया होगा। 8। चलो और किससे हुआ? युवराज तुमसे भी नहीं हो रहे क्वेश्चन? निखिल हो गया ना। तो बोलते क्यों नहीं तुम लोग? सो जाते हो क्या क्वेश्चन करके? देखो इधर मैं पहले बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आएगा इससे। देखो किसी पंक्ति में, पंक्ति तो स्वाभाविक सी बात है, जीमने की पंक्ति में तो बैठे होंगे ना। जीमना जानती हो? हाँ? जीमना मतलब शिवानी समझ पाई जीमना क्या होता है? अरे पंक्ति में बैठा के खिलाते हैं। अरे लाइन में बैठ के खिलाते हैं ना। गांव में कभी नहीं गई होगी तुम? शहरों की है, शहरों में नहीं खिलाते। और सर पता है सर शहरों में तो ऐसा होता है पीछे और आके खड़े हो जाते हैं। हाँ वही ना, तो वो तरी। बट खाया नहीं ना। चलो ठीक है, किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स जो है सामने से 14 स्थान पर, ध्यान समझना, सामने से फ्रंट ये है, ठीक है, तो यहाँ से उसका 14 स्थान है एक्स का, तो इसका मतलब है उससे 13 लोग आगे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना। और श्रीमान जो है वाई जो है अंत से 17 स्थान पर है। अब ध्यान से समझना, ये एक केस मत बनाने लग जाना, नहीं तो फिर क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। इसका अलग से केस बनाओ। ये है लास्ट से, ठीक है, ये जो है 17 स्थान पर है वाई, इसका मतलब 16 लोग इधर है, ठीक है। अब आगे देखो, जबकि जो श्रीमान जेड है वो श्रीमान एक्स और वाई के ठीक मध्य में है। अब देखो यहाँ पे आप दो केस बनाओगे। एक हो गया कि जब एक्स और वाई के ठीक मध्य में है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्स जो है वाई इधर होगा, ठीक है, ध्यान समझना। तो जेड इनके ठीक मध्य में है, तो बिल्कुल बीच में है इनके, ठीक है। श्रीमान एक्स यदि, अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया, पर कुछ क्वेश्चनों में ना देगा नहीं, तो वो अपने को दो केस लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ दे दिया है तो आपको ये वाला केस जो मैं बता रहा था, देखो ये केस में मैं क्या लेता, एक्स को यहाँ पे लेता और जेड को यहाँ पे लेता। ये दूसरा केस भी बनाना होगा, अगर दिया नहीं है तो एग्जाम में याद रखना। और आगे जाके है ना यूपीएससी टफ क्वेश्चन बनाता तो ऐसे ही बनाता है वो, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ तो दे दिया है तो यहाँ पे अपन ओनली यही केस लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ दे दिया है यदि श्रीमान एक्स जो है वाई के ठीक आगे है, ठीक है, वाई के आगे, तो सभी सी बात है ये वाला ही केस बनेगा, ठीक है। और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है। अब ध्यान से समझना, टोटल 48 व्यक्ति है, इधर कितने थे? 16 थे, ठीक है। अब ये देखो 16 व्यक्ति यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, ठीक है। 16 और 13 जोड़ोगे आप, कितना हो गया? 29 हो गया। टोटल में से 48 में से 29 घटाओ, अरे 2 ये भी घटा दो, ठीक है, 31, ठीक है, 31 हो गया। 31 घटाओगे तो 17 लोग हैं। अब स्वाभाविक सी बात है इन दोनों के बीच में, ये मिड में है जेड, तो स्वाभाविक सी बात है 17 बीच में टोटल लोग हैं, एक्स और वाई के बीच में 17 लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, तो जेड का जो है स्थान यहाँ पे हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में कितने व्यक्ति हो गए? एक्स और जेड के बीच में कितने हैं? 8। आंसर 8। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में बहुत बार दिया नहीं होगा ये स्टेटमेंट, याद। सर 2022 में ऐसे ही तो किया था, इसने दिया ही नहीं था कुछ। तो इसीलिए मैंने बता दिया अभी से, तो ये चीज़ याद रखना। तो वहाँ पे फिर आपको ना ये केस लेके चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब इसमें और कोई क्वेश्चन है नहीं, ये अपन कंपैरिजन के साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बैठ जाऊंगी, कोई इशू नहीं है, बैठ जाऊंगी। हो गया। अब कल करेंगे आगे का मैथ में। अब अपन करते हैं साइंस वाला ख़त्म। तो अभी कितना टाइम हो गया? तो आप मिलो 9:05 पे मेरे को,
ठीक है 9-10 करिए सर, अच्छा है। ठीक है 9-10 पे मिलो, बैठना पड़ेगा उसको, मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है साइंस को। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। 9-10 पे आ जाना नहीं वापस। सोना सर, अभी मत बोलो, सो जाओ।